हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लुमिनस क्लासेस। आई एम अबू नसर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग लगभग 2015 से लेकर के 2021 तक का प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अभी और आज हम लोग देखेंगे 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और आज हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे ऑब्जेक्टिव्स में, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम लोग 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ये ग्रामर पोर्शन में आएगा 2018 में पूछे गए सवाल। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ। ये है 2018 के इंटरमीडिएट के क्वेश्चन, है ना। IAC और ICOM वाले के लिए था ये क्वेश्चन। तो 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे, इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये यानी MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, वाई डू यू टेल अ लाई। वाई डू यू टेल अ लाई, आप झूठ क्यों कहते हैं। इसका मतलब कि ये सेंटेंस हमारा किस में दिया हुआ है। देखिए आगे देखिए, कहता है कि चूज़ द बेस्ट पेसिव वॉइस, यानी ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में दिया हुआ है और कहता है कि पेसिव वॉइस में चेंज कीजिए। यानी देखिए कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा पेसिव वॉइस है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 1 कि वाई अ लाई इज टोल्ड बाय यू। वाई इज अ लाई बी टोल्ड बाय यू। दूसरा है थर्ड ऑप्शन कि वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। और फोर्थ ऑप्शन है कि वाई इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू। ठीक, ये ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, वाई डू यू टेल अ लाई। ऑप्शंस ये चार आपके सामने हैं। चलिए हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। कोई ऑप्शन ए को मानेंगे, कोई ऑप्शन बी को मानेंगे, कोई सी को मानेंगे, लेकिन नहीं, अंदाजी कैसे बना लेंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। पहले आप लोग सोचिए तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या डी। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन पहले नहीं बताएंगे, डायरेक्ट पहले हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए कहता है कि व्हाई डू यू टेल अ लाई। तो देखिए इसमें व्हाई डू यू टेल अ लाई में ये हमारा यू क्या है, सब्जेक्ट है, टेल क्या है, वर्ब है, और अ लाई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें चेंज किस में करना है, पेसिव में। तो पेसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि अ लाई है। तो सोचिए WH टाइप क्वेश्चन है, तो WH तो रह ही जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज MR, ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, डू के बदले में इज आ जाएगा। इज क्यों आएगा, इज आएगा या आर आएगा, लेकिन देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लाई है, तो सिंगुलर है, इसीलिए क्या आ जाएगा, इज अ लाई। बचा क्या, टेल का टोल्ड हो जाएगा, फिर क्या बचा, बाय यू होगा। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, यही ना। चलिए ऑप्शन सी आपका सही हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिन। ये क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिन। तो चूज़ द बेस्ट एक्टिव वॉइस। वो था पेसिव में चेंज करना था और इसको एक्टिव में चेंज करने के लिए कहता है। तो एक्टिव का ऑप्शन देखिए कौन सा, पेसिव क्वेश्चन जो है पेसिव में दिया हुआ है, सेंटेंस हमारा पेसिव में दिया हुआ है, हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो देखिए ऑप्शन जरा, मिस्टर सिन टीचेज अस ग्रामर। ऑप्शन बी कहता है मिस्टर सिन टीचिंग अस ग्रामर। ऑप्शन सी कहता है मिस्टर सिन टाउट अस ग्रामर। ऑप्शन डी कहता है कि मिस्टर सिन विल टीच ग्रामर। ठीक, देख लिया आपने ऑप्शन। तो बताइए झट से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन, ए,
या बी, सी या डी, कौन सा? चलिए इसको भी हम लोग बना के देखते हैं, ठीक। पहले इसको भी बना लेते हैं। ज़रा सोचिए क्या है यहाँ कि वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिन, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 आया है, तो ये किस में आता है? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट के पैसिव फॉर्म में आता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट के पैसिव फॉर्म देखेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस इज एम। तो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, यानी मिस्टर सिन यहाँ ले लेते हैं, मिस्टर सिन ले लिए। उसके बाद कौन सा? सिंपल प्रेजेंट का है तो क्या हो जाएगा? V1 या V5, तो क्या हो जाएगा? टॉट है तो टीच से बना टॉट, तो टीच का टीचेज हो गया, बचा क्या? ये V था ना, V यहाँ क्या है? जब सब्जेक्ट है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? टीचेज अस, क्या बचा? ग्रामर। मिस्टर सिन टीचेज अस ग्रामर। क्लियर? तो ऑप्शन जो है आपका ए सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहता है आई डॉट 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 यानी ब्लैंक है सिंस मॉर्निंग, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म बोलने का मतलब हो गया टाइम टेंस से क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टाइम टेंस। क्लियर? तो टाइम टेंस का ये क्वेश्चन है, कहता है कि आई है सिंस मॉर्निंग, मतलब कि सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, करता रहा हूँ, या कर रहा था, या करता रहूँगा। ज़रा सोचिए, इसमें टाइम लगा हुआ है सिंस, क्या लगा हुआ है? सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है। जब टाइम लगा होता है तो जनरली हम और आप क्या जानते हैं? दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं, कौन कौन? एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा होता है परफेक्ट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। चलिए बात करते हैं हम लोग। कहते हैं ऑप्शन देखेंगे ज़रा कि ये एम वेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी कहता है हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन सी कहता है हैड बीन वेटिंग, ऑप्शन डी कहता है विल बी वेटिंग। चलिए बताइए जरा कौन सा होगा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देख लिए। चलिए हम देखते हैं जरा कि ऑप्शन ए को अगर देखें, आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वेटिंग है सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं यहाँ सुबह से इंतजार करूँ। तो आप क्या देखिए कि यहाँ इज एम आर आया है, इज एम आ रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइम को डिनोट करता है? नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, हैव बीन वेटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये टाइम को डिनोट करता है, करता है ना। चलिए इसको रोक के रखते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं, हैड बीन वेटिंग, ऑप्शन सी क्या है? हैड बीन वेटिंग, तो ये हैड बीन वेटिंग पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और डी में विल बी वेटिंग, ये तो होगा ही नहीं, चाहे तो सी हो सके, ये भी नहीं होगा, चाहे सी होगा या बी होगा, लेकिन पहले कौन आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है, इसीलिए आंसर भी हमारा क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। और वैसे भी सोचिए यहाँ लगा हुआ है ना, तो मैं कर रहा हूँ, जनरली ये हेयर को डिनोट, कहाँ गया जी, हेयर लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। जब प्रेजेंट की बात हो रही तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, उसके बाद यू ब्लैंक बी वेरी टायर्ड। एक सेंटेंस इधर कंप्लीट कर दिया, कहता है कि आप सुबह से जो है सफ़र कर रहे हैं ना, सुबह से सफ़र कर रहे हैं या घुड़सवारी कर रहे हैं, तो सॉरी सुबह से बोलते हैं, यानी घंटों से, और रुक नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब कोई भी सफ़र करेगा, घुड़सवारी करेगा तो क्या होगा? थक जाएंगे। इसीलिए कहता है कि यू ब्लैंक बी वेरी टायर्ड, आप बहुत थक गए होंगे। तो कहता है कि चूज़ द करेक्ट ऑक्सिलरी। करेक्ट ऑक्सिलरी, इसका मतलब हमें यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी को यूज़ करना है। कहता है मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ कीजिए। ऑप्शन 1 ए कहता है मस्ट, ऑप्शन बी कहता है कैन, ऑप्शन सी कहता है आउट, ऑप्शन डी कहता है वुड। तो ज़रा बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, सही होगा? ए, बी, सी या डी? देखिए ज़रा क्या कहता है, कोई भी इंसान मान लीजिए काम ही करेगा, अगर सुबह से या 2 घंटे से 3 घंटे से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है थके होंगे,
यहाँ तो कह रहा है कि मस्ट बी टायर्ड या कैन बी टायर्ड या आउट बी टायर्ड और वुड टायर्ड, मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। तो आप सोचिए ज़रा, पॉसिबिलिटी को कौन कौन दिखाता है? मॉडल ऑक्सिलरी में शुड भी दिखाता है, आउट टू भी दिखाता है, मस्ट भी दिखाता है, जब ज़्यादा होता है दिखाता है कि नहीं दिखाता। तो ज़रा सोचिए, ऑप्शन में हमारा मस्ट भी है, शुड भी है, कैन तो खैर होगा ही नहीं, और वुड भी दिखाता है लेकिन कम दिखाता है। खैर बात करेंगे हम लोग कि यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या, मतलब सेंस है। अब ज़रा कोई भी अगर घंटों से काम कर रहा है तो वो क्या है, ऐसा पॉसिबिलिटी कम कुछ थोड़े है कि वो थक गए होंगे, पॉसिबिलिटी यहाँ ज़्यादा बनती है ना, कि थक ही गए होंगे। इसीलिए जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो मोर पॉसिबिलिटी को कौन डिनोट करता है? कौन? मस्ट। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शी रैन आउट ऑफ द रूम, एक सेंटेंस है, ठीक है, और शी रैन आउट ऑफ द रूम, शी वॉज स्क्रीमिंग, वह कमरे से बाहर आई और शी वॉज स्क्रीमिंग, वह चिल्ला रही थी। और कहता है चूज़ द करेक्ट कम्बिनेशन, कम्बिनेशन देखिए जानते ही होंगे आप, जो जोड़ता है सेंटेंस को। तो कहता है यहाँ कम्बिनेशन का यूज़ कीजिए, सही कम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है। तो देखें ज़रा, ऑप्शन ए कहता है शी रैन टू द रूम स्क्रीमिंग, वह चिल्लाते हुए कमरे के अंदर गई या रूम की तरफ गई, और शी रन आउट द रूम स्क्रीमिंग, रन आउट, वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आती है, ठीक है। ये रन आउट का मतलब आती है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पास्ट का यूज़ हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन सी कहता है कि शी हैड रन टू द रूम स्क्रीमिंग, वह चिल्लाते हुए कमरे की तरफ जा रही थी। और नेक्स्ट ऑप्शन डी कहता है शी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आई। तो ज़रा सोचिए, शी रैन आउट ऑफ द रूम, देखिए ज़रा मिलता कौन कौन है। शी रैन आउट ऑफ द रूम, देखिए यहाँ ऑप्शन डी को देखिए, शी रैन आउट ऑफ द रूम है कि नहीं है। उसके बाद क्या कहता है कि शी वॉज स्क्रीमिंग, तो यहाँ डायरेक्ट है स्क्रीमिंग आ गया, पार्टिसिपल का यूज़ हो गया। तो शी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, वह कमरे से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आई। क्लियर? तो ऑप्शन डी आपका सही था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ब्लैंक यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, फुल स्टॉप हमने डाल दिया था, ये क्वेश्चन मार्क होगा। और कहता है वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग कुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग शुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग कैन यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। क्या होगा? यानी मीनिंग अगर निकालें कि आपको कुछ देर खड़ा रहना बुरा तो नहीं लगेगा, आपका कुछ देर खड़ा रहना, अगर आप कुछ देर खड़े रहते हैं बुरा तो नहीं लगेगा, ये कहता है। तो ज़रा सोचिए, माइंड, देखिए एक चीज़ यहाँ फिक्स कर लीजिए, जब भी माइंड की बात होगी तो जनरली है ना, बुरा लगना, गलत लगना, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आप किसी से पूछते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, और क्या कहते हैं कि आपको गलत तो नहीं लगेगा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे में समझ लीजिए कि हमेशा वुड का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? वुड का यूज़ होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आई ब्लैंक यानी खाली जगह, और उसके बाद कहता है इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। बात कर रहा है कि सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद ब्लैंक है कि इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ। और यहाँ देखिए ऑप्शन में एम ऑलवेज, ऑप्शन बी कहता है हैव ऑलवेज बीन, ऑप्शन सी कहता है कि हैड ऑलवेज बीन, और डी कहता है कि विल ऑलवेज बीन। मतलब अगर यहाँ सिर्फ आई एम इंटरेस्टेड रहता और ऑप्शन में आपका ऑलवेज नहीं होता तो फिर हो सकता था ऑप्शन ए भी सही होता। लेकिन ज़रा सोचिए, कहता है ऑप्शन, सारे ऑप्शन में ऑलवेज लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब ऑलवेज यूज़ हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि मैं मेटाफिजिक्स में हमेशा से इंटरेस्टेड रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई काम, आप जानते हैं कि कोई भी काम अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में बोलते समय या प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू रहता हो, कीप ऑन रहता हो, तो वो जनरली किस में आता है?
टाइम को डिनोट करता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट में, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा या पास्ट। कहने का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है या परफेक्ट होगा। क्लियर? तो ज़रा सा देखिए, ऑप्शन ए सिंपल प्रेजेंट में है, ऑप्शन बी देखिए किसमें है, हैव ऑलवेज बीन, क्या कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, ऑप्शन सी हैड ऑलवेज बीन पास्ट परफेक्ट में, और ऑप्शन डी विल ऑलवेज बीन, ये तो फ्यूचर की बात हो गई, ये गलत ही है। ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है ना, कोई मैचिंग वाला नहीं है। और ये तीनों में थोड़ा सा ये है, तो ज़रा देखिए हैड बीन भी हो सकता था, हैड ऑलवेज बीन, लेकिन यहाँ प्रेजेंट पहले ही है, जब ये भी डिनोट करता है तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ही सेड आई हैव गॉट अ टूथ एक। टूथ एक का मतलब होता है दांत में दर्द, ठीक है। एक का मीनिंग दर्द और टूथ मीन से दांत, तो दांत में अगर दर्द है तो आप बोलेंगे कि आई हैव गेट और टूथ एक, या आई हैव और टूथ एक भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, कहता है ही सेड और इन्वर्टेड कामा के अंदर है आई हैव गॉट और टूथ एक, और यहाँ ब्रैकेट में दे दिया है, कहता है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है क्वेश्चन और इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, ऑप्शन भी तो दिया हुआ हमारा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन को देखिए ज़रा, ऑप्शन ए में कहता है कि ही सेज ही हैज़ गॉट अ टूथ एक, और ऑप्शन बी कहता है ही सेड ही हैव अ टूथ एक, और ऑप्शन सी कहता है कि ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथ एक, ऑप्शन डी कहता है ही हैड सेड दैट ही गॉट अ टूथ एक। अब आप बताइए ज़रा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए। चलिए हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को बना के हम लोग देखेंगे। कहता है कि ही सेड, देखिए ज़रा, ही सेड, उसके बाद आई हैव गॉट अ टूथ एक। क्लियर? यही आपका क्वेश्चन है। ज़रा हम लोग चेंज करके देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड ही रहेगा। ही सेड इन्वर्टेड कामा के बदले में दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, तो ही का क्या हो जाएगा, ही रहेगा। हैव है तो क्या हो जाएगा, इधर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी हैज़ हैव होता है वो हैड में बदल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोट का गोट ही रहेगा, अ टूथ एक। क्लियर हो गया? तो ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथ एक। अब देखिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में ये वाला सेंटेंस है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को देखिए, है सेम चीज़। चलिए इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। शी थैंक्ड मी, उसने मुझे थैंक्स बोला या धन्यवाद दिया, कहिए। तो शी थैंक्ड मी। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और इसे डायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। शी सेड टू हिम थैंक यू, शी सेज टू मी, शी सेज टू हिम थैंक यू, और शी सेड टू मी थैंक यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए ज़रा, नहीं मालूम। चलिए देखते हैं फिर इसको, हम लोग इसको भी बना के ही देखेंगे, ठीक, या ऐसे ही जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या कहता है, शी थैंक्ड मी, शी थैंक्ड मी, इनडायरेक्ट में है। ज़रा सोचिए, जब भी थैंक्स या कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह होता है तब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी इंसान को तो कहा होगा, सॉरी कोई न कोई कहा होगा, तो वो किस भाषा में, किस लैंग्वेज में कहा होगा। जनरली सोचिए ज़रा, जब आप उसका कोई मदद किए होंगे, ठीक है, हेल्प किए होंगे, तो वो बंदा, सामने वाली बंदी जो है आपसे कही होगी, बोली होगी क्या कि थैंक यू,
ठीक है, तो ये कब बोलती है? जब आप कोई हेल्प करके दिए होंगे। तो मतलब वो क्या कहा होगा? थैंक यू ही बोली होगी, हर हाल में थैंक यू बोली है। तो सब में तो थैंक यू लगा है, ठीक है, सारे ऑप्शंस में थैंक यू लगे हुए हैं। लेकिन सोचिए ज़रा, ऑप्शन ए के तरफ अगर हम देखें तो कहता है सी सेड टू हिम, ठीक, उसके बाद थैंक यू, और ऑप्शन बी कहता है सी सेज। तो इसको देखिए, यहाँ थैंक्ड लगा है, ठीक है, यहाँ भी थैंक्ड लगा है। इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। जब बात पास्ट की हो तो ऑप्शन बी को ज़रा देखिए, यहाँ सेज कहता है, इसका मतलब बात यहाँ प्रेजेंट की कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में पास्ट की बात हो रही है। तो इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बी आपका पहले ही छट जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी को ज़रा देखिए, शी से टू मी, एक तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ऊपर से शी यानी थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? V5, ऐसे भी गलत है, प्लस प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, सी सेड टू मी थैंक यू। तो अब यहाँ क्या है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर आपका हो सकता है। तो ज़रा सोचिए, इसमें कहता है कि थैंक यू किससे कहा? मी, और यहाँ ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो ये क्या है कि ऑप्शन ए में कहता है कि शी सेड टू हिम। अब ज़रा सोचिए, हिम और मी में रिलेशन है? नहीं है। अगर हम ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ भी मी है और क्वेश्चन में भी मी है। इस तरह से इसका मतलब कि आंसर डी ही होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। सो बोलिएगा क्यों, कैसे? तो ज़रा देख लीजिए। पहली बात ये कहना चाह रहा है क्या कि सेड टू मी, आएगा ही, इतना तो आएगा ही, है ना। उसके बाद देखिए, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। बचा क्या? थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए, कहता है कि जब भी थैंक यू हो या कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेट्स हो, तब ये जो भी होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सेड के बदले में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? शी। चलिए अब इसको बना करके देखते हैं हम लोग, देखा ये ऐसा आता है कि नहीं आता है इनडायरेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? शी, हमने क्या कहा, सेड के बदले में उसी को लाएंगे थैंक्ड। अब क्या बचा? यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है। तो यू किस केस में है? तो ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी का मी। अब जरा सोचिए, अगर ऑप्शन ए को देखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए में हमारा क्या है? हिम है। तो यहाँ पे अगर हिम होता मी के जगह पे, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम। हिम का हिम ही आ जाता है यहाँ, जो कि क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में तो मी है, इसीलिए हिम नहीं होगा। जब हिम नहीं होगा तो आंसर, मतलब ऑप्शन हमारा ए भी रॉन्ग है, इसलिए आंसर सी सेड टू मी थैंक यू। क्लियर? ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि माई ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक हर, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, यानी सही ऑप्शन आपको चूज करनी है जो कि मीनिंग सही सही दे। चलिए बात करते हैं हम लोग ऑप्शन ए, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब में लगभग चूज, चोजन, चूजिंग लगा हुआ है। तो चूज मतलब होता है चुनना, है ना, चुनना, या कहिए कि पसंद करना, है ना, पसंद करना भी आ जाता है। तो ज़रा देखिए, पसंद करना या चुनना। कहता है मेरा भाई ने उसे चुना नहीं या पसंद नहीं किया। ठीक, अब यहाँ देखिए ज़रा, ये टेंस की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेंस की। कौन सा टेंस है? इसको गौर से देखिए, माई ब्रदर डिड नॉट लगा हुआ है। तो किस टेंस का स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस क्या आता है? जब भी डिड आएगा तो इसका मतलब सिंपल पास्ट की बात होगी, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस नॉट भी लगा हुआ है, नॉट। तो नॉट के बाद क्या आता है? V1 आता है प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ज़रा सोचिए, इसी टेंस को कंप्लीट करना था। माई ब्रदर डिड नॉट, अब चाहिए क्या हमें? V1 चाहिए, सीधी सी बात। तो V1 को खोजिए, चोज, चूजिंग, चूज, चोजन। कौन सा V1 है इसमें? फर्स्ट फॉर्म कौन है? इसका मतलब ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये क्या है? V2 है, तो नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है? ये V4 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यही आपका V1 है, और ऑप्शन डी ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ब्लिंक एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। एट अ यानी ज़्यादा स्पीड पर, ज़्यादा चाल में, इज डेंजरस खतरनाक है। क्या खतरनाक है ज़्यादा चाल में? तो ज़रा देखिए, कहता है चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, यानी ऐसे ऑप्शन को सेट कीजिए जो मीनिंग कंप्लीट दे, ठीक है, मीनिंगफुल हो। तो आइए देखते हैं हम लोग, ड्राइविंग कार्स क्या होगा? क्या होगा उमर? क्या होगा बोलो? ड्राइविंग कार्स होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी बहुत स्पीड पर कार चलाना क्या है? खतरनाक है। और फिर कहता है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग कार्स ड्राइव व्हेन, गाड़ी चला मतलब चली हुई गाड़ी कहिए, या जो गाड़ी चलाई किस पे? ज़्यादा स्पीड पे, वो खतरनाक है। और ड्राइव कार्स, ये भी लगता है कि ड्राइव कार्स होगा, लेकिन देखिए ज़रा ये V1 है, और जनरली V1 जो है वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। V1 जो है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता, वो सिर्फ इम्परेटिव में रहता है, वो भी सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट उसमें दूसरा होता है। तो इसीलिए यहाँ हमें चाहिए क्या? सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के जगह पे। तो इसीलिए देखिए ज़रा, ये कार से ड्राइविंग, कार तो किसी को नहीं चलाएंगे ना, कार को हम और आप चलाएंगे, इंसान कार को चलाएंगे। तो ये कार से ड्राइव एंड थर्ड फॉर्म, ये भी गलत है। और ड्राइव कार से V1, ये भी सेट नहीं होता है, सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं होता है। ड्राइविंग कार्स, ड्राइविंग जो है ये चलाना, ये ड्राइविंग आपका जिरंड है, याद रखिएगा। फोर्थ फॉर्म जो होता है ये जिरंड है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। तो जिरंड जो है नाउन की तरह यूज़ होता है। जब नाउन की तरह यूज़ होता है तो एक जिरंड के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो सब्जेक्ट भी बने या ऑब्जेक्ट बने, जिसकी ज़रूरत पड़े वो बन सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो आप ऐसे भी पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, या टू रन इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर, या फिर क्या कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कि सिर्फ रन इज़ गुड एक्सरसाइज या रन इज़ गुड फॉर हेल्थ। टू रन इज़ गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं, या रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, या रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। इसका मतलब इन्फिनेटिव का यूज़ होता है या जिरंड का यूज़ होता है। तो यहाँ ड्राइविंग कार्स ये क्या है हमारा? ये जिरंड है, इसीलिए यही हमारा सूटेबल ऑप्शन होगा, क्योंकि ये मतलब नाउन भी है प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो थोड़ा सा अलग ही लगता है। ड्राइवन कार से हो सकता था ये एडजेक्टिव हो जाता, ये नाउन हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, कोई मैच ही नहीं करता है। और ये ड्राइव कार्स, ये V1 के बाद है ना, ये हो गया ड्राइव कार से दे देंगे तो गाड़ी चलाओ, है ना, तो किसी से हम ऑर्डर कर रहे हैं ड्राइव कार्स, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और कार से ड्राइविंग, कार किसी को कुछ तो नहीं चला, तो इसीलिए ड्राइविंग कार्स। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शी ब्लैंक, उसके बाद 6 बुक्स, शी ब्लैंक 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी, कि वह इंडियन यानी भारतीय मैथोलॉजी पे किताब, यानी 6 किताबें, यानी 6 किताबें लिखे हैं। तो ज़रा देखिए, मतलब ऐसा ही तो बोला जा सकता है ना कि कोई भी बंदा किसी भी बंदे के बारे में यही ना कह सकते हैं हम कि वह 6 किताब या 7 किताबें लिखे हैं, ना कि लिख चुका था, ना लिख रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। मतलब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि उसकी इतनी किताबें आई है इस टॉपिक पे या फलां चीज़ पे, या फिर वो इतनी किताबें लिखे हैं, यही कह सकते हैं हम लोग। तो ज़रा देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें लिखे हैं जो सूटेबल हैं, तो उसमें देखिए ऑप्शन में हमारे कौन कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन ए हैव रिटन, और ऑप्शन बी हैज़ रिटन, ऑप्शन सी विल रिटन, ऑप्शन डी बी रिटन। तो ज़रा सोचिए कौन सा सही होगा, कौन सा आंसर होगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें हम, तो ऑप्शन ए में क्या है? हैव रिटन, तो शी है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऐसे भी क्या लगता है? हैज़ लगता है, तो ये तो होना नहीं है। ऑप्शन बी अगर हम देखें तो हैज़ रिटन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ये डिनोट कर रहा है। और ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो विल रिटन, आपको पता होगा कि विल के बाद कभी भी V3 नहीं आता है, विल के बाद जब भी आता है तो V1 आता है, विल प्लस V1 हमेशा, ऑलवेज, इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन डी कहता है बी रिटन,
बी रिटन। अगर ये कहीं भी सब्जेक्ट के बाद, जनरली सब्जेक्ट के बाद बी कभी नहीं लगता है, बी का कोई ना कोई फॉर्म आता है जनरली, चाहे तो इज होगा या आर होता या कुछ भी। और वैसे भी अगर बी है तो फिर क्या है, रिटन है, इसका मतलब पैसिव फॉर्म में है, तो पैसिव फॉर्म तो होगा नहीं, एक्टिव में है ये सेंटेंस, क्योंकि लिखने वाली मौजूद है, किताबें ऑब्जेक्ट भी है और प्लस सब्जेक्ट भी है, तो दोनों जब मौजूद है इसका मतलब एक्टिव का ही सेंटेंस है। जब एक्टिव का है तो बी रिटन तो होगा ही नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है आपका। तो क्या बचा, कौन सा ऑप्शन बचा, इस तरह से ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आई बात समझ में? चलिए, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बाबू कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट ब्लैंक दैट। यह मटेरियल जो है उससे डिफरेंट है, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज करना है इस सेंटेंस में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए कहता है टू, दिस मटेरियल इज डिफरेंट टू दैट, और ऑप्शन बी कहता है कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट विद दैट यानी विद है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग दिस मटेरियल इज डिफरेंट एट दैट, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो क्या होगा, ऐसे अगर से की हम बात करें कि यह मटेरियल जो है उस मटेरियल से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, तो अगर हम यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है से का, तो से की अगर हम बात करें हिंदी मीनिंग, तो टू मतलब भी से, विद मतलब भी से, फ्रॉम मतलब भी से, एक एट ही हमारा छट रहा है जो कि से के लिए यूज़ नहीं होता है जनरली। तो ये 3 ऑप्शन है, लेकिन ज़रा सोचिए टू जो है ये लिमिटेशन को दिखाता है या फिर कहिए बाउंड्री को दिखाता है, ठीक है, ना कि किसी को कंपेयर करता है, तो कंपैरिजन में भी यूज़ होता है लेकिन इस सेंस में नहीं होता है। चलिए, विद तो होगा नहीं, मतलब विद अगर हम दे दें तो इसका मतलब से का मतलब यहाँ हो जाएगा साथ, यानी वो मटेरियल ये मटेरियल बिल्कुल एक होता या मिला हुआ रहता तब विद यूज़ होता। यहाँ क्या कहता है, ये मटेरियल उस मटेरियल से अलग है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्लियर? इस तरह से दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो जैसे हम लोग जनरली बोलते भी हैं कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ, आई एम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिम, तो वही चीज़ है, ये हो जाएगा फ्रॉम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ही क्लेम्ड ब्लैंक द लेडर, लेडर का मतलब सीढ़ी, कहता है कि वह क्लिम्ब मतलब चढ़ना, तो वह सीढ़ी पर चढ़ा, ठीक है। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो ज़रा 2018 में जो है 3 प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा था और तीनों प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हमने रख दिया आपके सामने। 3 क्वेश्चन पूछा था प्रीपोजिशन से, 3 मार्क्स का, ठीक है। तो कहता है कि ही क्लेम्ड ब्लैंक द लेडर, वह सीढ़ी पर चढ़ा। अब जरा सोचिए, एट लेडर होगा, ऑन लेडर होगा, या ऑफ लेडर होगा, या इन लेडर होगा। इन तो तब होता है, सीढ़ी में तो नहीं चढ़ेगा, इनका मीनिंग जनरली क्या होता है, में। और ऑफ का मतलब जनरली से होता है, वह सीढ़ी से भी होता है और का भी होता है, सीढ़ी को तो नहीं चढ़ा या सीढ़ी से तो नहीं चढ़ा। चलिए, एट का मतलब पर भी होता है, लेकिन जनरली ये प्लेस को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्लेस को दिखाता है एट, या प्लेस को दिखाता है या फिर स्पीड वगैरह को दिखाता है। वहाँ भी से स्पीड वगैरह भी हम लोग बोलते हैं इतने स्पीड पर, है ना, और इतनी रफ्तार पर, लेकिन यहाँ कोई स्पीड नहीं है। आप जानते हैं ऑप्शन हमारा इस तरह से कौन बचा, ऑन। अगर हम ऑन की बात करें तो ऑन कहता है कि इन द सेंस ऑफ टचिंग, अपर साइड इन द सेंस ऑफ टचिंग, मतलब जब भी कोई चीज़ ऊपर के सेंस में हो, अपर साइड में हो, लेकिन वो फिर क्या हो, टच हो, छूता हुआ हो। तो जब छूता हुआ हो और प्लस ऊपर से हो, इसका मतलब क्या होगा, ऑन होगा। तो ज़रा सोचिए कि ये कोई भी बंदा अगर सीढ़ी पे चढ़ा तो सीढ़ी पे जब तक छुएगा नहीं, उसका पाँव सीढ़ी को टच नहीं करेगा, तो कैसे चढ़ेगा, सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता। इसीलिए ऑन जो है, ऑन ही आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। क्लियर? क्लेम्ड ऑन द ट्री भी बोलते हैं और क्लेम्ड ऑन द लेडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यानी 15, ही हैज़ बीन अब्सेंट और ब्लैंक मंडे, ही हैज़ बीन अब्सेंट ब्लैंक मंडे। तो ज़रा सोचिए, मंडे यहाँ क्या लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है। तो टाइम को कौन डिनोट करता है, जनरली
प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए बात करेंगे परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग फोर या सिंस का यूज़ करे होंगे, ठीक है। तो फोर या सिंस में हम लोग क्या जानते हैं जनरली कि फोर या सिंस जो यूज़ होता है उसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, डिनोट करता है, और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे या फिर 10 तारीख, 15 तारीख, 20 मार्च, 25 मार्च जो भी लगा रहे हैं, या फिर अभी जैसे क्या है, कौन सा महीना जी, अक्टूबर। मान लीजिए अगर हम बोले 1 अक्टूबर से या 30 क्या कहते हैं सितंबर से, इसका मतलब क्या हो गया, इसको कहते हैं, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। उसी तरह से ये मंडे है, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कुछ भी हो, ये कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम कौन डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो सिन से डिनोट करता है, सिन से जो है पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। क्लियर? तो जरा ऑप्शन को देख लीजिए, ए में सिंस है, बी में फोर है, सी में फ्रॉम है, डी में बाय है। हाँ, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट टाइम है, मंडे पास्ट का टाइम है, और बात कर रहा है प्रेजेंट में, ही हैज़ बीन ऐसे भी लगा हुआ है, इसीलिए ये किस प्रेजेंट को डिनोट करने के लिए चाहे तो फोर होगा या सिंस होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम को सिंस ही दिखाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर फ्यूचर की बात होती तो फिर सिंस की जगह फ्रॉम होता, क्योंकि फ्रॉम जो है वो फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, ठीक। हाँ, अगर तक के सेंस में होता, फ्यूचर ही टाइम होता, ये मंडे फ्यूचर का होता, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि हैज़ बीन नहीं हो करके जब ऐसा होता कि ही विल हैव बीन हो जाता, उसके बाद अब्सेंट, फिर डॉट 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 मंडे, इसका मतलब कि वह मंडे तक अनुपस्थित हो चुकेगा यानी छोड़ चुकेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब यहाँ बाय का यूज़ होता है। लेकिन ये तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है और ये तो फ्यूचर में यूज़ होता है, इसलिए बाय भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, फ्रॉम फ्यूचर को डिनोट करता है। फोर और सिंस बचा, तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए फोर नहीं होकर के सिंस हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए, आज टाइम की कमी होने की वजह से हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो रेस्ट क्वेश्चंस है यानी 50 में आउट ऑफ 50 में जो भी रेस्ट है वो टोटल क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। तो एक बात और भी बता दूं मैं आपको कि हम लोग सिर्फ ग्रामर पोर्शन को ही नहीं देखेंगे। अब ऐसा टाइम है कि अब हम लोगों को बुक पोर्शन और ग्रामर पोर्शन दोनों को लेके चलना, यानी 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वन डे में यानी सिंगल डे में हमें सॉल्व करनी है। लेकिन आज टाइम की कमी की वजह से सिर्फ हम लोग 15 क्वेश्चन ही देख पाए हैं, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट डे ही यानी कल ही जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं 35 क्वेश्चंस वो आपके सामने लेकर के आऊँ, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।